फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी का। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग एल्गोरिथम? नंबर 1 इंसर्शन सॉर्ट, नंबर 2 बबल सॉर्ट, नंबर 3 सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। तो फर्स्ट है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में ऐसा होता है कि जनरली इसका नाम ही है इंसर्शन सॉर्ट। इसके नाम से पता चल रहा है कि जैसे एलिमेंट्स एंटर होएगा वो सॉर्ट हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट एंटर होएगा वो सॉर्ट हो जाएगा। जैसे 6 एंटर हुआ तो 6 सॉर्ट हो गया, फिर 2 एंटर हुआ 2, तो 2 जो है 6 से पहले आ जाएगा, 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट हो गया ये। ठीक है, जैसे एलिमेंट एंटर हुआ वो सॉर्ट हो गया 2 6। फिर सपोज उसके बाद आया 1, ठीक है, उसके बाद आपने रीड किया 1, तो 1 कहाँ आ जाएगा? 2 से पहले। तो 1 पहले 6 से पहले आएगा, फिर 2 से पहले हो जाएगा 1 2 6। ठीक है, फिर आपने इंसर्ट करा 5, तो 5 का इंसर्ट होएगा ठीक 6 से पहले। ठीक है, तो 1 2 5 6। फिर आपने सपोज 0 इंसर्ट किया 0, तो 0 पहले कहाँ आएगा? 6 से पहले आएगा। ठीक है, फिर 5 से पहले, फिर 2 से पहले, फिर 1 से पहले, फिर 0 से पहले। इस तरह जैसे इंसर्ट होता है एलिमेंट्स, ठीक है, वो अपनी जगह ढूंढ लेता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरह करके होएगा 0 1 जैसे करके 0 1 2 3। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं सॉर्टिंग, दोनों ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा लॉजिक में नहीं जा रहे हैं, हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें इसमें यही देखते हैं कॉन्स्टेंट टाइम किस में लग रहा है और लूप कितने लग रहे हैं इसमें। ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइम देखते हैं और लूप देखते हैं इसमें। तो जैसे इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, C0 टाइम लगेगा, C1 लेंथ निकालने C1। मेन देख रहे हैं इसमें लूप देखो आप, इसमें n टाइम चल रहा है, लूप n-1 चल रहा है। ठीक है, n-1 को हम n ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप n से जो है किसी कांस्टेंट को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो n से, ठीक है, 1 2 n को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं, उसे हम लेते नहीं है। जैसे 2n होता है, सपोज 2n को भी हम n ही लेते हैं, n-1 को भी हम n ही लेंगे, तो हम इसको n-1 को n ही मान रहे हैं। ठीक है, वैसे ही n-1 टाइम चलेगा। फिर उसके बाद एक कांस्टेंट है C2 C3, कांस्टेंट टाइम लगेगा। फिर एक और लूप आ गया इसमें, वाइल लूप। ठीक है, अभी तो हमें पता चल रहा है कि फॉर लूप n टाइम चलेगा, वाइल लूप देखते हैं वाइल लूप कितनी बार चलेगा वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप डिपेंड कर रहा है, देखो j पे डिपेंड कर रहा है, j पे। अब j की वैल्यू ऊपर देखो, j की वैल्यू अगर i की वैल्यू ऊपर n हो रही है सपोज, ठीक है, n-1 हो रही है। ठीक है, जैसे n सपोज 10 है, n की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो चलेगा लूप 0 to 1 to 9 चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? अगर n की वैल्यू 10 है तो लूप चलेगा 1 to 9। ठीक है, तो j की वैल्यू कितनी होएगी? j की वैल्यू अगर i की वैल्यू लास्ट में 9 है सपोज, अगर i की वैल्यू लास्ट में 9 है तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 9-1 8, यानी कि j 8 तक तो जा रहा है, 8 तक। ठीक है, जब 8 तक जा रहा है तो वो इसका मतलब वो क्लोज है n के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब वो 9 हो जाएगा तो 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये रेंज क्या है इसकी? 0 से है, रेंज क्या है? 0 से रेंज इसकी, यानी कि 0 से 8 तक। तो ये रेंज दिखाई दे रही है आपको, तो कुल एलिमेंट जो है 10 है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी n टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है n टाइम्स। ठीक है, तो अगर n से +1 या -1 हो रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी n टाइम ही चलेगा। तो हम देख रहे हैं फॉर लूप भी n टाइम चल रहा है और ये j लूप भी n टाइम चल रहा है, लगभग n टाइम चल रहा है, क्योंकि 0 to j चल रहा है और j की वैल्यू अभी आपने देख ही ली थी यहाँ पे। ठीक है, अगर i की वैल्यू ऊपर 9 हो रही है तो यहाँ पे 8 हो रही है। ठीक है, तो ये भी n टाइम चल रहा है। ठीक है, n-1 n-2 कुछ नहीं होता है, अगर n-1 को भी हम n ही मानते हैं। ठीक है, तो ये n-1 की जगह हमने n ही लिख दिया। ठीक है, बाकी तो कोई लूप नहीं है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, C4 C5 C6 C7 सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेन हमें फोकस करना है, अगर लूप है, अगर लूप्स हैं प्रोग्राम के अंदर तो हमें लूप के अंदर ही फोकस करना है। अगर मान लिया लूप नहीं है फिर हमें कांस्टेंट की तरफ फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तो लूप है, लूप की पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो हमें लूप को ही फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लूप देख रहे हैं आप, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप, लेकिन जो अंदर वाला वाइल लूप है, ठीक है, वो फॉर लूप के अंदर है। ठीक है, यानी कि अंदर वाला जो वाइल लूप है, ये जो वाइल लूप है, ये भी इसी का पार्ट है, किसका? ऊपर वाले फॉर लूप का पार्ट है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये n इंटू एन हो जाएगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये इसका पार्ट ना होता वाइल, अगर इसका पार्ट ना होता ठीक वो 4 के नीचे होता है, वाइल जो है ठीक 4 के नीचे होता तो क्या होता है n प्लस एन, एन प्लस एन होता, लेकिन ये इसका पार्ट तो होगा n इंटू एन। समझ में आ गया ना? अगर ये वाइल इसका पार्ट ना होता 4 का, अगर ठीक इसके नीचे होता, ठीक है, तो क्या होता है n प्लस एन, लेकिन ये वाइल जो है इसका पार्ट है तो n इंटू एन। तो ये सारे के सारे देखा जाए तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 4 कहाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है, 4 आई इन रेंज कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है के पे इक्वल टू के, एल जे प्लस 1 के। तो देखा जाए ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर लूप है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप देख लो जरा इसको, सी जीरो प्लस सी1, फिर हमने लिया इसको एन लिया, और एन कहाँ से शुरू हो रहा है, C2 से लेकर C7 तक शुरू हो रहा है। देखो ये C2 से लेकर C7 तक, ये ब्रैकेट जो है बाहर वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये फॉर लूप का पार्ट है। तो ये C2 C3 लिख दिया हमने, ये C2 C3, और ये n कहाँ से आया, इस वाइल से आया, ठीक है। और ये C4 C5 C6 C7 कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब है लास्ट स्टेटमेंट C8, इसे C8 ले लिया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये सारे कांस्टेंट धीरे धीरे सब हटा देंगे हम, बचेंगे यहाँ पे n, ठीक है। इसको C0 प्लस C1 को हमने C कह दिया फिलहाल, n को n ही लिख दिया। C2 प्लस C3 को अंडरलाइन कर रखा है, C कह दिया, और n को n ही कह दिया। C4 C5 C6 C7 को भी हमने अंडरलाइन कर रखा है, C कह दिया। इनको C क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टाइम जो है n के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट भी जो है हम एक कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो C8 है, जो अगला C8 है, उसको हमने C मान लिया, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट करा, ठीक है। ये वाला C हटा दिया, इस C को हटा दिया हमने इसको, फिर NC प्लस NC, और इस C को भी हटा दिया, ठीक है। अकेला है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसे खोल दिया, इस C को भी हटा दिया, ठीक है। क्या बचा, NC। देखा जाए तो आपको C को हटाना है, C को हटा दोगे तो आप यही बचेंगे n स्क्वायर, बचा नहीं बचा, सारे सब C को हटा दो, n स्क्वायर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, n स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर आप दूर से देख के बता सकते हो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। n तो है ही, थोड़ा यहाँ पे देखना था हमको, यहाँ इसकी कितनी है, ठीक है। इसकी भी हमने लगा ली, ये भी n के बराबर चल रहा है। बाकी तो देखा जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। और जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है, ये वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है। इतना टाइम मैक्सिमम लगेगा इसे एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को कही जाती है तो आप वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अगर वो कहे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, बेस्ट टाइम निकालनी, तो वो लिखा हुआ आएगा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज क्या है तो लिखा हुआ आएगा। लेकिन जनरली हमको वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, क्योंकि उसी से जो है पता चलता है कि आपकी एल्गोरिथम कितना स्पेस लेगी मेमोरी में, ठीक है, और कितनी देर में वो रन होएगी। तो ये सब हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वो कम टाइम लेगी, जितना ज़्यादा कम स्पेस लेगी, ठीक है, उतने ही आपकी एल्गोरिथम की डिमांड होगी, ठीक है, उतने ही आपकी सॉफ्टवेयर की डिमांड होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सॉर्टिंग इज ए मेथड टू अरेंज द लिस्ट ऑफ डाटा। हाँ, डेफिनेशन क्या होती है सॉर्टिंग की? सॉर्टिंग इज ए मेथड टू अरेंज द लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो आपको पता ही है। सॉर्टिंग का मतलब आप एक किसी क्रम में, ठीक है, या तो आप असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, चाहे आप डिसेंडिंग ले लो चाहे असेंडिंग ले लो, तो एक उसका क्रम होता है सॉर्टिंग का, ठीक है। तो सॉर्टिंग जो है न्यूमेरिक भी होती है और स्ट्रिंग की भी सॉर्टिंग होती है, नंबर की भी सॉर्टिंग होती है, कैरेक्टर की भी सॉर्टिंग होती है, जरूरी है कि नंबर्स की होती है, ठीक है। तो वैसे भी हम यहाँ पे जो है लॉजिक में नहीं जा रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन मकसद है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, ठीक है। बाकी इनके बारे में डीपली तो मैं तभी समझाऊंगा जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, लिस्ट में वहाँ पर है ये, इसको जो है इसके लॉजिक को मैं तभी समझाऊंगा। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे है कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, और जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। आपको लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके, ठीक है। आपको बस मेन चीज़ आनी चाहिए। अब आप बबल सॉर्ट की, अगर एग्जाम में आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को, बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो कैसे निकालेंगे आप? देखो सीधा से मैं इसके लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ, लॉजिक सही है इसका। तो इसमें देखो बबल सॉर्टिंग में दो लूप लग रहे हैं, एक लूप ये लग रहा है और एक लूप ये लग रहा है, ठीक है। दो लूप लग रहे हैं, दोनों एंड टाइम चल रहे हैं। बाहर वाला लूप देखो एंड टाइम चल रहा है, दिख रहा है तो एंड टाइम चल रहा है, ठीक है। और अंदर वाला लूप देखो
ये भी लगभग उतना ही चल रहा है। अगर आई की वैल्यू सपोज 0 है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो कितना चलेगा, n माइनस जीरो माइनस वन, n माइनस वन टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 तो n माइनस वन टाइम चल रहा है, यानी कि 0 से n माइनस वन तक चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 से n माइनस वन तक चल रहा है, यानी कि n माइनस वन यानी कि n माइनस टू तक चल रहा है। तो देखा जाए तो ये भी n टाइम चल रहा है, ठीक है। आप इसकी मैक्सिमम निकालेंगे ना, जब दो लूप होते हैं आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लें। मिनिमम क्या है 0, आई का मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम क्या है n। आई का मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम क्या है n। जे का मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम देखो क्या है इसका मैक्सिमम। अगर आई की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा ये। n माइनस वन, n कितना है सपोज 10 है, ठीक है, तो 10 माइनस वन 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 यानी कि 8 तक चलेगा, ठीक है। 0 से 8 9 नंबर तो हो गए, 0 से 8, ठीक है। तो लगभग उतना ही चल रहा है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ये 9 टाइम चल रहा है नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो है पूरा 10 टाइम चल रहा है, तो ये भी पूरा चल रहा है, ये भी पूरा चल रहा है। आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि उसकी रेंज देखनी है। लूप है, जैसे कोई लूप है, उसकी रेंज देखनी है। मिनिमम रेंज क्या है 0, मैक्सिमम रेंज क्या है 9, 0 to 9 यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट है 10, ठीक है। इसकी भी देखो मिनिमम रेंज क्या है 0, मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज की 10 माइनस वन 9, ठीक है। तो 0 to 9 यानी कि 8 तक चलेगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उतनी ही है लगभग। तो अगर n लगभग n के बराबर चलता है, अगर n मतलब अगर जो है n जो है आपका 10 है तो पूरा पूरा चल रहा है दोनों, ठीक है। तो इसमें तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी, क्योंकि अंदर वाला जो लूप है वो इसका पार्ट है बाहर वाले लूप का, ठीक है। तो n स्क्वायर होगी, तो n स्क्वायर लिख दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया हमने। कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। और कांस्टेंट को वैसे ही जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कराया वैसे ही आप एग्जाम में आता है तो वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन वो सारे कांस्टेंट सब इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट सारे इग्नोर हो जाएंगे, बचेगा n स्क्वायर, ठीक है। आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में निकाला था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो आप सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो दो फोर लूप है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 10 है सपोज, तो 10 माइनस वन कितना हो गया 9, ठीक है। 10 माइनस वन कितना हो गया 9, यानी कि 0 to 8 चलेगा, 0 to 8 यानी कि 9 टाइम चलेगा ये, 9 टाइम। और n तो 10 है, n तो 10 है और 9 टाइम चल रहा है, लगभग n टाइम चल रहा है, इसे आप n टाइम मान लो, ठीक है। अब ये देखो i की वैल्यू सपोज 0 है, अगर i की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है तो कितना हो गया 1 to n की वैल्यू 10 है तो 1 to 10, ठीक है, यानी कि 1 to 9, ठीक है। यानी कि ये भी 9 टाइम चल रहा है, ये भी 9 टाइम चल रहा है, ये भी 9 टाइम चल रहा है, ठीक है। दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो जो है दोनों n टाइम चल रहे हैं, तो n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू सपोज 10 है, मैं फिर से बताया था n की वैल्यू सपोज 10 है, तो 10 माइनस वन कितना हो गया 9 हो गया 9, तो क्या हो गया 0 to 9, ठीक है। 9 यानी कि 0 10 की n की वैल्यू 10 और 10 माइनस वन 9 यानी कि 0 to 8 तक चलेगा, ठीक है। या 0 to 9 तक मान लो, 0 to 8 तक चलेगा। अगर आई की वैल्यू सपोज 0 है, ठीक है, और n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू कितनी है 10 और i की वैल्यू 0, तो यहाँ कहाँ तक चलेगा 1 to 9, 1 to 9 चलेगा ये, ठीक है। अगर n की वैल्यू 10 है 1 to 9 चलेगा ये। तो आप देख रहे हो दोनों लूप जो है लगभग n के बराबर चल रहे हैं, n, ठीक है। दोनों लूप n के बराबर चल रहे हैं, तो इसकी भी n होगी और इसकी भी n होगी। अब मैंने पहले भी बताया कि n माइनस वन n माइनस टू भी n ही होता है, ठीक है। n प्लस टू या n माइनस टू, ठीक है, वो भी 1 ही होता है, ठीक है। तो हमने जो है डोमिनेंट लिख दिया, डोमिनेंट क्या है n, जो डोमिनेंट क्या है n, हमने n लिख दिया यहाँ पे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी भी वही होगी o n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी, नहीं होगी, तो इसकी भी ऑर्डर n स्क्वायर होगी। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम जो होती है जब कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन है, लेकिन वो ये दोनों लूप तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। जहाँ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये तो जो है पूरा चलना है, ये जो दो लूप है आई जे जो है आई पे डिपेंड है, ठीक है। आई की सिंगल वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा, आई की सिंगल वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू होगी फिर जे पूरा चलेगा। ऐसे यहाँ पर भी आई की सिंगल वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा। दोनों में ऐसे ही हो रहा है, तो यानी कि n इंटू एन चल रहा है, दोनों में n इंटू एन चल रहा है, इसमें भी n इंटू एन चल रहा है, तो n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर,
ठीक है, तो आप एग्जाम में भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डर द फॉलोइंग एफिशिएंसी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये एफिशिएंसी दे रखी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है आपको, इनको जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शो करना है। देखो नीचे हो रही है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शो करना है। तो इन्होंने रैंडमली दे रखी है रैंडमली दे रखी है, तो आपको बताना है कि सब स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। तो हमने ये सारी की सारी यहाँ लिख दी, 2 की पावर n, फैक्टोरियल n, n की पावर 5, n log n हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनमें ना कुछ ऐसी कॉमन वैल्यू रखनी है जिससे हम चारों चारों कैलकुलेट हो जाए। हम ये नहीं लिख रहे हैं अभी 10,000 नहीं लिख रहे हैं, 10,000 क्यों नहीं लिख रहे हैं मैं अभी बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है n की वैल्यू जिससे चारों के चारों कैलकुलेट हो जाए, जो हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं सपोज। तो यदि हम n की वैल्यू 10 रखते हैं, n की वैल्यू 10, 2 की पावर n तो 2 की पावर 10 हो गया, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 10 हो गया, n की पावर 5 तो 10 की पावर 5 हो गया, n log n तो 10 log 10 हो गया बेस 2, ठीक है। तो 2 की पावर 10 तो आपको पता ही है 1024 होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल n आपको निकालना पड़ेगा, 3628880 होता है फैक्टोरियल 10, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। 10 की पावर 5 आपको बताइए 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और 10 इंटू log 10, 10 तो 10 लिख दिया, log 10 होता है 3.32, ये आप याद रख लेंगे, ऊपर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 10 log 10 बेस 2 3.32 होता है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 3.32, मल्टीप्लाई करा तो आया 33.2, ठीक है। अब हम ऐसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 33 है, तो 33 क्या है, n log n, n log n, तो n log n लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे लार्जर कौन सा है, 1024 लार्जर है इससे, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उससे लार्जर कौन सा है, ये है 1 लाख, ठीक है, ये लिख दिया n की पावर 5 लिख दिया, ये किसका है, n की पावर 5, n की पावर 5 लिख दिया। फिर उससे लार्जर कौन सा है, ये फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n उससे लार्जर है, उसे यहाँ लिख दिया। वो कह रहा है ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्या कह रहा हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया लास्ट वाला, ठीक है। तो ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर में यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बचा ये 10,000, इसे कहाँ लिखे, इसका इसमें तो n है ही नहीं, इसमें कैसे पता चलेगा। अब ये ऐसे पता चलेगा, सपोज ये आपने ऑर्डर बना दिया, ये तो आपने बना दिया, ये तो ऐसे रहेगा, ये तो हिलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर हमने तो n की वैल्यू 10 ली, ये क्वेश्चन में कोई लिखा है n की वैल्यू 10 लेनी है आपको, n की वैल्यू हमने लेट n इक्वल टू 10 लिखी है, ये क्वेश्चन में कोई दे रखा है। हम n की वैल्यू 1 लाख ले सकते हैं, 1 करोड़ ले सकते हैं n की वैल्यू। अगर हम n की वैल्यू 1 करोड़ ले लें, ठीक है, या 1 लाख ले लें, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये n log n, ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, 1 लाख तो खाली n का ही हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1 लाख की पावर 5, ये कहाँ पहुँच जाएगा, और ये फैक्टोरियल 1 लाख कहाँ पहुँच जाएगा, और ये 2 की पावर 1 लाख कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो जो है तो जो हमने 1 लाख लिया, तो ये सारे के सारे बड़े हो गए नहीं हो गए इससे, जब हमने n की वैल्यू 1 लाख ली तो सारे के सारे इससे बड़े हो गए नहीं हो गए। तो देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो तुम कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लो, ठीक है, जो इससे लार्जर हो तो वो इससे लार्जर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10, n की वैल्यू 10 तो हमने इसे ली कि हमें कम से कम इनका ऑर्डर तो पता चल जाए, इनका ऑर्डर कैलकुलेट करने में ईजी होता है, इसलिए हमने n की वैल्यू 10 ली, ठीक है। तो आपने ले ली, इसका ऑर्डर बन गया, लेकिन इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, इसका ऑर्डर आप जैसे मैंने आपको समझाया, डिस्कस किया, ऐसे ही आप लिख सकते हैं नोट, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है ऐसे ही लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, रीऑर्डर द फॉलोइंग एफिशिएंसी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे n log n है, n प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यू है, और n की पावर रूट n है, इसे रूट n बोलते हैं, n की पावर 1.2 रूट n, या 2 की पावर 4 है, इसे हम ले नहीं रहे, ठीक है। तो n log n, ठीक है, n log n, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, n की वैल्यू यहाँ पे भी 10 ले ली, 10 log n यहाँ पे भी 10 ले लिया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने n 10 ले लिया, 10 स्क्वायर ले लिया, 10 क्यूब ले लिया, और यहाँ पे n की यहाँ पे भी 10 ले लिया, ठीक है, 10 की पावर 1/2 यानी कि रूट 10 हो गया ये, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हैं ये जो है टेन लॉग टेन कितना होता है, 10 इंटू 3.32, लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है 3.32, ठीक है। तो क्या हो गया 33.2, ठीक है। ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये कितना हो गया 1110 हो गया। इसे कैलकुलेट करा, ये हो गया 3.16, ठीक है। √10 हो गया, √10 होता है 3.16, ये आ गया। अब इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखो। स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, ये वाला है 3.16, ये क्या है n की पावर 1/2, n की पावर 1/2 0.5, n की पावर 0.5, ठीक है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये 33 क्या है n log n है, तो n log n लिख दिया बेस 2। फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये है, तो ये लिख दिया n स्क्वायर n क्यूब, लिख दिया। ऑर्डर बन गया इनका, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बन गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और ये 2 की पावर 4 का लिखें, ये तो स्टार्टिंग में ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 6, ओनली 16 होता है, 16, ठीक है। ये 16 है, अगर ये कितना है, ये 3.16 है, n की पावर रूट n यहाँ पे कितना है 3.16, लेकिन तब है ना जब n की वैल्यू 10 ली। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 100 ले लूँ तो 1000 ले लूँ तो, ठीक है, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, इससे तो बढ़ ही जाएंगे 2 की पावर 4 से। तो 2 की पावर 4 तो स्मॉलेस्ट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो 16 है फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू तो आप वेरी कर सकते हो, n की वैल्यू 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब कुछ भी ले सकते हो, तो वो इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन द बिग ओ नोटेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको बिग ओ निकालना है, बिग ओ नोटेशन निकालना है। एक है ये 5n की पावर 5/2 प्लस n 2 की पावर 5, 3n की पावर 4, n log n 6 log n प्लस n 5n स्क्वायर प्लस n 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 सबको हमने यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4, क्लियर। अभी कुछ नहीं किया हमने, अभी हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर आपके सामने ये कोई एल्गोरिथम निकाल रहे हो, उसमें ये आ जाए आपके सामने, ये अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसको कैसे निकालोगे इसकी बी को, ठीक है। एक तो ये 5 को हटा दो यहाँ से, 5 को कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट यदि n से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे इग्नोर करते हैं। हमने लिख दिया n रेट टू द पावर 5/2 और ये n की पावर 2/5, ये हमने लिख दिया। अब 5 हट गया, अब ये रह गया, ठीक है। अब ये है n की पावर 5/2 प्लस n की पावर 2/5, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक हमारे पास हो n की पावर 4 और एक हो प्लस n की पावर 1, एक n की पावर 4 प्लस n की पावर 2 ले लो, चलो n की पावर 4 प्लस n की पावर 2, तो इसकी बिगो कितनी होगी, बिगो कितनी होगी इसकी, n की पावर 4 ही तो होगी ना, तो n की पावर 2 को तो इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है। समझ में आ गया। अगर n की पावर 4 प्लस n की पावर 2 है तो उसकी बिगो की क्या होगी, n की पावर 4 होगी, n की पावर 2 को इग्नोर कर देंगे। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जिसकी ज़्यादा पावर है उसको लेते हैं हम, कम पावर को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है, देखो आप n की पावर 5/2 यानी कि 2.5, n की पावर 2.5 है और ये n की पावर 0 से भी कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। तो डोमिनेंट कौन सा हो गया, डोमिनेंट ये हो गया, तो आप इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको कंसिडर कर लिया हमने, और यही इसकी बिग हो जाएगी, बिग ओ, ऑर्डर ऑफ n की पावर 5/2, ये इसकी बिग हो जाएगी, बिग ओ नोटेशन हो गया ये, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि n की पावर 5/2 इज ग्रेटर देन n की पावर 2/, ठीक है, ग्रेटर देन n की पावर 2/5, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ आप, 3n की पावर 4 n log n बेस 2, ठीक है। इस 3 को तो हटाई दो, कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, n की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, वी कैन इग्नोर कांस्टेंट इफ इट इज मल्टीप्लाइड विद n, ठीक है। आप ये लाइन लिख सकते हैं, जिससे कांस्टेंट इज इग्नोर्ड इफ यू मल्टीप्लाई 3 बाय n, यानी कांस्टेंट इफ यू मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट बाय n, यू कैन राइट देयर, ओके। नाउ 3n की पावर 4 प्लस n log n, ठीक है। तो 3 को तो हमने इग्नोर कर दिया, n की पावर 4 प्लस n log n लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है n की वैल्यू जो है हम 1000 ले रहे हैं, 1000, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 10 लेंगे तो n की वैल्यू 10 लेंगे तो डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, ठीक है। नीचे जो है, नीचे हमें प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे ना, यहाँ log 10 प्लस 10, यहाँ log 10 प्लस 10 हो रहा है, ठीक है। log 10 प्लस 3.3 प्लस वो हो रहा है, ठीक है।
तो हमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी हमें। तो अगर मतलब डिफरेंस बहुत कम आ रहा है क्योंकि हमें डोमिनेंट नहीं निकाल पा रहे। अगर आप जो है, जैसे मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 10 ले लेता हूँ और यहाँ 10 log 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो log 10 कितना होगा 3, और ये कितना होगा 30, ठीक है। और ये 10 की पावर 4 कितना हो गया, ठीक है। तो 1 0 हो गया। तो हमें डोमिनेंट निकालना है, तो डोमिनेंट निकालने के लिए हमेशा थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। वैसे आप 10 से भी निकाल सकते हो, ठीक है, 10 से भी निकल रहा है, लेकिन जब दो लगभग इक्वल से हो रहे हैं तो आप डोमिनेंट नहीं मान सकते एक को, दूसरे को डोमिनेंट नहीं मान सकते। डोमिनेंट आप जब भी मानेंगे जब वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो तभी आप डोमिनेंट मानते हैं। तो आप 10 से भी कर सकते हो। अगर आप n की वैल्यू 10 ले ली, मैंने 1000 से करा, ठीक है, लेकिन 1000 से बेटर रहेगा, उससे पता चल जाएगा डोमिनेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू में 1000 रख रहा हूँ, 1000 n की वैल्यू 1000 रख रहा हूँ, या 1000 log 1000, ठीक है, 1000 प्लस log 1000, ठीक है। इसको यहाँ पे n की वैल्यू रख दी, ये आ गई। यहाँ पर भी n की वैल्यू रख दी, 1000 आ गई, क्योंकि 1000 जो है 1000 log 1000 बहुत ईजी होता है। log 1000 इक्वल टू 10 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। log 1000 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। 9.96 होता है ठीक है, 9.96 होता है log 1000, 9.96 होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं 10, ठीक है। तो मैंने 1000 इसलिए भी लिया क्योंकि सिंपल है, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो log 1000 10 होता है, ठीक है। तो हमने 1000 की पावर 4 ले ली, प्लस 1000 इंटू log 1000 ले लिया, ठीक है। अब इसको ठीक है, अब इसको हमने कैलकुलेट करा, 1004 तो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये 1000 ऐसे लिख दिया, और ये log 1000 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 ये यहाँ से आया, log 1000 बेस 2, log 1000 बेस 2 10 आया, ठीक है। तो ये आ गया। अब कैलकुलेट होना इजी है क्योंकि log 1000 में 10 होता है, सपोज वो अप्रोक्सीमेटली होता है 9.96, ओके। तो ये 1004 को तो हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने आ गए 1 2 3 4, ये 4 0 है, और ये कितने जीरो है देखो आप, 3 तो ये है और इसकी पावर 4 है, 3 6 9 12, तो ये 12 जीरो है, 1 के बाद 12 जीरो लगे हुए, और ये 1 के बाद कितने जीरो लगे हुए 4 जीरो लगे हुए। तो डोमिनेंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। 1000 की पावर 4, ठीक है, कितने हो गए 12 जीरो हो गए। ये सिर्फ 4 जीरो है इसमें, ठीक है। डोमिनेंट कौन सा हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। तो यानी कि पहले वाली टर्म बड़ी है, दूसरी वाली टर्म छोटी है, और पहले वाली टर्म किसकी है n4 की, और दूसरी वाली टर्म किसकी है n log n की। पहले वाली टर्म किसकी है n की पावर 4 की, और दूसरी वाली टर्म किसकी है n log n की, ठीक है। तो हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो हम इसमें किसको छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, क्योंकि हम हमेशा डोमिनेंट लेते हैं, पावरफुल लेते हैं, डोमिनेंट जो डोमिनेंट होता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ रहे हैं log n को, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, इससे बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। देख लो आप डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बढ़ गया ना। हमने अब जब 1000 लिया, n की वैल्यू 1000 है, डिफरेंस बढ़ गया, तो हम n की पावर 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ n की पावर 4, क्लियर, ऑर्डर ऑफ n की पावर 4, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी सब ऐसे ही होएगा, 6 log n प्लस 9n, ठीक है, और 6 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, बचा log n प्लस n, ठीक है। log n की वैल्यू हमने 1000 ली, यहाँ पे n की वैल्यू 1000 ली, तो क्या हो गया log 1000 प्लस 1000, log 1000 10 होता है, 1000 को हमने 1000 लिख दिया, तो 10 प्लस 1000 हो गए, कितना हो गया 10 प्लस 1000, 10 प्लस 1000, 1000 डोमिनेंट है नहीं है, 1000 तो काफ़ी बड़ा है 10 से, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर हम ना लेते, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेते, ठीक है, तो दिक्कत आती है हमें, तो इसलिए हमने 1000 ली। अब आप देख रहे हो 10 प्लस 1000, तो बड़ा कौन सा है 1000, और 1000 किसका है बाद वाले का, 1000 किसका है, ये किसका है, ये इसका है n का, और log n का कितना आया 10, log n का कितना आया 10, और n का कितना आया 1000, तो ज़्यादा किसमें है, डोमिनेंट कौन सा है, ये 1000, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डी को कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, क्लियर, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो इनमें लिखा हुआ है नीचे देखो, n ग्रेटर देन log n, n ग्रेटर देन log n, ठीक है। यहाँ पे देखो 5n² प्लस n की पावर 3/2, 5n² प्लस n की पावर 3/2, 5 को हटा दिया हमने, 5 को हटा दिया, बचा ये n² प्लस n की पावर 3/2,
ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल है, देखो n की पावर 2 है, n की पावर 2 और ये n की पावर 3/2, ये कितना हो गया 1.5, ठीक है। और ये n की पावर 2, n की पावर 2 प्लस n की पावर 1.5। तो डोमिनेंट को लेंगे ना, जादू वाले को लेंगे, आपने n स्क्वायर को ले लिया आपने, तो इसकी बी वो कितनी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n की पावर 3/2। क्लियर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इफ द कैल फंक्शन रन्स n स्क्वायर टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, बहुत इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ी नई चीज़ है इसमें, जैसे ये एल्गोरिथम है, ठीक है, इसकी C0 लेंगे हम, ठीक है, इसकी तो n लेंगे, आपको पता ही है n लेंगे, इसकी C1 लेंगे, ये कितने टाइम चल रहा है, n टाइम चल रहा है, दिख रहा है तो, ठीक है, 1 to n चल रहा है, ये भी 1 to n चल रहा है, n, ठीक है। और ये इसमें एक चीज़ लिखी हुई है ऊपर क्वेश्चन में, इफ द कैल फंक्शन रन्स n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, वो कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो यदि इफ द कैल फंक्शन रन n स्क्वायर, मतलब जो कैल जो फंक्शन है जो कॉल करेगा किसी फंक्शन को, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे n स्क्वायर, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कैल की n स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि सारे के सारे 1 2 3 4 5 और सारे 5 स्टेटमेंट्स इस फॉर लूप के पार्ट हैं, सारे किसके पार्ट हैं, इस फॉर लूप के पार्ट्स हैं। क्लियर, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होने नहीं होने मल्टीप्लाई, तो n तो ये हो गया, देखा जाए तो ऐसी ऐसी निकल रही है, n ये हो गया, n स्क्वायर ये हो गया, n स्क्वायर ये हो गया, n की पावर 4 निकलेगी, सिंपल है, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं, C0 इसकी लिख दी हमने, इसकी n लिख दी, इसकी C1 लिख दी, इसकी फिर n लिख दिया हमने प्लस n, लेकिन इसके पार्ट कौन कौन से हैं, ये 2 पार्ट है, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस C2 लिख दिया, n स्क्वायर प्लस C2 ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि इस n के पार्ट है, n स्क्वायर प्लस C2 ब्रैकेट बंद कर दिया। लेकिन जो बाहर वाला C3 है, ये फॉर लूप का पार्ट है, फॉर लूप का, ठीक है, तो ये हमने बाहर लिखा C3, ठीक है, ये C3 किसका पार्ट है, इस n का, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाओ, C0 प्लस n C1 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दिया, n क्यूब हो गया प्लस n इंटू C2 हो गया, C3 सब खोल दिया, ठीक है। अब इस C0 को हमने क्या करा, C मान लिया, इस C0 को C मान लिया, n का n लिख दिया, ठीक है। इस C1 को हटा दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट को प्लस करने से माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो C1 को हटा दिया, इधर C3 को भी हटा दिया, ठीक है, और ये C2 को भी हटा दिया। मल्टीप्लाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि कोई कांस्टेंट n से डोमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट यदि डोमिनेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोई असर नहीं होता, उसे हम इग्नोर करते हैं। तो ये इग्नोर कर दिया C0 इग्नोर कर दिया, C1 इग्नोर कर दिया, C2 भी इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लाई होने से कुछ नहीं होएगा, C3 भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि C2 मल्टीप्लाई होने से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, 1 है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया, बचा क्या है, इसको हमने फिलहाल हमने C माना है, इसको C प्लस n क्यू बचा, और ये प्लस n बचा, सब हट गए, इस C को भी हटा दिया, अब बचा n क्यू प्लस वो n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बताइए n4 प्लस n स्क्वायर डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट तो n4 है, n की पावर 4 है, ठीक है। तो वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, क्लियर। तो और अगर ऐसा है तो n4 लेंगे, जो बड़ा है उसको लेंगे। इसमें भी आप देखो, इसमें भी तो है ऐसे ही है, इसकी एल्गोरिथम है, इसकी निकालनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो इसके लिए हमने C1 ले लिया, ये फॉर लूप चल रहा है तो n टाइम चलेगा ही चलेगा, ये दिखाई दे रहा है n टाइम चल रहा है, n-1 टाइम चल रहा है, लेकिन हम उसको n ही मान लेते हैं, ठीक है। और C2 ये कांस्टेंट है, C2 ले लिया, कांस्टेंट C3 ले लिया, अभी कांस्टेंट है C4 ले लिया, और ये n टाइम चल रहा है, n टाइम लिख दिया, n-1 है तो हमने n लिख दिया, ठीक है। 0 to n है, 0 to n है, वैसे n टाइम चलेगा, n-1 नहीं, n ही है वैसे, तो ये 0 to n, ठीक है ना। तो ये भी n टाइम चल रहा है, ये भी n टाइम चल रहा है, ठीक है। 0 to n का मतलब n टाइम ही चलेगा, ठीक है, n-1 नहीं है, वो n ही है, तो 0 to n चल रहा है वो, ठीक है। 0 to n-1 चल रहा है, 0 to n-1 मतलब n टाइम ही चल रहा है, तो 0 to n-1 मतलब n टाइम ही चल रहा है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, ठीक है।
अब आप देखो जरा, बहुत ईजी है। तो C1 को हमने यहाँ लिख दिया, C1 प्लस n लिख दिया, n, ये दोनों इसके हैं फॉर लूप पे, तो C2 प्लस C3, ठीक है। C2 प्लस C3 किसके हैं? इस बाहर वाले n के, इसका C4 लिख दिया, फिर ये n शुरू हो गया, फिर दोनों किसके हैं? इसके हैं, C5 इसके, इस वाले n के, तो C5 से इसको अंदर लिख दिया, ठीक है। अब इस C1 को हटा दिया, इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लस n लिखा, इस C2 C3 को भी हटा दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस C4 को भी हटा दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और ये n लिख दिया, n, ठीक है, n लिख दिया, और इस C5 से इसको भी हटा दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बचा n प्लस n कितना हो गया? 2n, 2n इक्वल टू n। जब मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टेंट्स आर नॉट मल्टीप्लाइड इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब उसे आप बिग O में नहीं दिखाते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे नहीं होती 3n 4n 5n 6n, ऐसे होती नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ऐसे नहीं होती ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 3n, ऑर्डर ऑफ 4n, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आर नॉट मल्टीप्लाइड इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो 2n की जगह हम n ही लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ n। क्लियर? अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं वीडियो के। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। यही बहुत ईजी है, एल्गोरिथम दे रखी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है इसकी, ठीक है। इसकी C1 है, इसमें यहाँ पे हमने n नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ABC, तो AB भी होती है, जरूरी कोई है NO, ठीक है। A भी हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, A B C भी हो सकती है। तो J इन रेंज A कितने टाइम चला है? A टाइम चला, A टाइम लिख दिया। इसकी प्रिंट J C2 लिखा, C1 C2, ये कितने टाइम चला? B टाइम चला। ये कितने टाइम चला? C टाइम चला। ये कितने टाइम चला? C3 टाइम चला। क्लियर? तो लूप में तो आपको पता ही है, ठीक है। हम लास्ट टाइम लिखते हैं n टाइम्स, लिख दिया हमने, ठीक है। इसकी भी हमने B टाइम लिख दी, इसकी C टाइम। तो ये फॉर लूप अलग है और ये फॉर लूप अलग है, ठीक है। ये वाला फॉर लूप इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने C1 लिख दिया, ठीक है। ये कितने टाइम चल रहा है? A टाइम, मैक्सिमम टाइम इसका A है, ठीक है, इनटू ये प्रिंट जो है तो इसी का पार्ट है ना, तो इसे हमने लिख दिया, अंदर लिख दिया C2, इसका पार्ट है, C2 इसका पार्ट है, ठीक है। अब ये फॉर लूप बिल्कुल न्यू फॉर लूप है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने लिखा B लिखा, लेकिन C का इससे कनेक्शन है, तो हमने लिखा B इंटू सी, और ये C3 का इससे कनेक्शन है, ठीक है, तो हमने लिखा C3। देखा जाए तो ये फॉर लूप यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ खत्म हुआ, ये फॉर लूप यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ खत्म हुआ, इसलिए हमने B C और C3 पूरा का पूरा ये एक ही है, एक ही पार्ट है, B C C3, ठीक है। तो हमने यहाँ से अब क्या करा, C1 को हटा दिया, C2 को हटा दिया, C3 को हटा दिया, बचा क्या? A प्लस बी सी बचा। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, A प्लस BC, ठीक है। ये तो A ले लो या N ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ A प्लस BC, जो इसकी मैक्सिमम लीड होगी वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, N ले लो, M ले लो, P Q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम A प्लस B जा रहे हैं भाई। इसको आपको दिखाने का मकसद यही था कि ऐसा नहीं है कि NM ही होती है, ABC भी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा देख, ये भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम चल रहा है। देखो यहाँ वाइल I ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो पता नहीं चल रहा कितने टाइम चल रहा है, तो नहीं पता चल रहा था। ऊपर देखो I की वैल्यू कितनी है? N। वाइल लूप में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर देखो ना, I की वैल्यू कितनी है? N, ठीक है। N तो कुछ भी हो सकता है, N की वैल्यू 10 है, सपोज 10, तो 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब चल रहा है, फिर 10 एक कम हो जाएगा, फिर चल रहा है, फिर चलता जा रहा है, ठीक है, इससे चल रहा है। तो यहाँ पे ये लूप भी कितने टाइम चलेगा? N टाइम चलेगा, भले यहाँ पे N नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन चल तो ये एनी टाइम रहा है, ठीक है। जब तक N जो है ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तब तक चलेगा ये, ठीक है। तो पहले 10 होगा, फिर वो जब तक ग्रेटर जब तक चलेगा, 0 तक चलेगा ये, 1 तक चलेगा ये, तो N टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इसकी वही होगी बस C0 प्लस N, और ये दोनों इसके पार्ट हैं ही, आपको पता ही है, C1 प्लस C2। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, C1 C2 को, C0 इग्नोर कर दिया, तो बचा गया N बचा, तो ऑर्डर ऑफ N होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
क्लियर हो गई? ठीक है, अगर आप यही वाला पार्ट देख रहे हो, दिस इज पार्ट 3, अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो आप पार्ट टू जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 2 के बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 3 पार्ट 2 का एक्सटेंशन है। ठीक है, और पार्ट 2 से पहले फिर आपको पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है ये जो चैप्टर है, ठीक है, आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। चैप्टर फिनिश हो गया आज। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में है ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अगर आप खाली पार्ट 3 देखेंगे पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होएगा। ठीक है, और पार्ट 2 देखेंगे पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो वो भी क्लियर नहीं होएगा। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों के तीनों पार्ट देखने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक चीज़ और रह गई है लास्ट। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, गिवन द फॉलोइंग लिस्ट विच सर्च विल फाइंड द वैल्यू 3 इन द लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या कह रहे हैं, एक लिस्ट दे रखी है 3, 10, 18, 22, विच सर्च विल फाइंड द वैल्यू 3। कौन सा सर्च ऐसा है जो 3 को फाइंड करेगा लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में। ठीक है, हमको ये लिस्ट है, हमें क्या फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा मेथड है जिससे इसको फाइंड करने में कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, 3, 10, 18, 22 में से हमको 3 सर्च करना है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें 3 को सर्च करने में कम से कम टाइम लगेगा। एक तो दो ही तो मेथड है हमारे पास, तो लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बाइनरी सर्च तो इसको मिड पॉइंट निकालता है, इसका मिड पॉइंट निकाल के मिड से कंपेयर करता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसका वो आएगा कितना है, 1 2 3 4 4.22 आएगा, 18 आएगा मिड। ठीक है ना, वैसे 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 3/2 कितना हो गया 1.5, यानी कि 1 आएगा। मिड पॉइंट इसका 1 आएगा, ये 10 आएगा। मिड पॉइंट तो 1 ही आएगा इसका, क्योंकि 0 पोजिशन पे 0 1 2 3। ठीक है, 0 + 3/2 कितना हो गया 1.5, और इंटीजर में कितना क्या आएगा 1 आएगा, तो मिड क्या आएगा इसका 10 आएगा। तो यदि आप बाइनरी सर्च से करेंगे तो वो तो 10 से कंपेयर करेगा पहले कि 10 से छोटा है या बड़ा है, फिर वो लेफ्ट या राइट में आएगा। ठीक है, तो अगर हम लीनियर सर्च से करते हैं इसको, लीनियर सर्च से, तो लीनियर सर्च तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, लीनियर सर्च क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी से कंपेयर करता है सबसे पहले। ठीक है, तो A0 सपोज लिस्ट है L, तो L0 इक्वल टू, और जो हमें सर्च करना है वो क्या है 3। तो इफ़ L0 इक्वल टू 3, यस और नो, यस। L0 तो लिस्ट है, L0 L1 L2 L3, L0 इक्वल टू 3, यस और नो, यस। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें मिल गया वो आइटम। ठीक है, तो लीनियर सर्च इज बेटर देन बाइनरी सर्च इन दिस केस। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा लीनियर सर्च। ठीक है, क्योंकि लीनियर सर्च में सबसे पहले फर्स्ट आइटम कंपेयर होता है। ठीक है, और बाइनरी सर्च में सबसे पहले मिडिल आइटम कंपेयर होता है। बाइनरी सर्च में सबसे पहले मिडिल आइटम कंपेयर होता है। अब ये अगला क्वेश्चन यही है, वो कह रहा है कि 18 को सर्च करना है, तो कौन सा मेथड ऐसा है जो सबसे कम टाइम लेगा। यानी कि वो सबसे कम टाइम का मतलब ये है कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है वो। ऊपर भी उसने क्या पूछी थी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, उसके लिए कौन सा वो है, लीनियर सर्च लगेगी, लीनियर सर्च की एल्गोरिथम लगेगी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, और इसके लिए कौन सी लगेगी, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इसमें तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ठीक है, इसमें कुछ और होगी। ठीक है, इसमें भी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। ठीक है, बाइनरी सर्च में भी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि बाइनरी सर्च में वो मिडिल से ही कंपेयर करता है। अगर आप बाइनरी सर्च की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें बाइनरी सर्च की, तो वो भी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अगर आप लीनियर सर्च के निकालें तो वो भी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि लीनियर सर्च में, ठीक है, वो जो लीनियर सर्च में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उससे कंपेयर करता है। ठीक है, अगर मिल गया और ठीक है, नहीं मिला तो आगे चलो। तो इसमें तो मिल गया, तो पहली बारी में मिल गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1। और इसमें भी देखो पहली बार में ही मिल रहा है बाइनरी सर्च में, क्योंकि वो बाइनरी सर्च में क्या होता है, लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है। एक तो कंडीशन ये है कि लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में तो है। फिर वो क्या करता है बाइनरी सर्च, उसका मिड निकालता है लिस्ट का, और मिड से कंपेयर करता है।
अब मिड क्या आएगा सर, 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 है, 0 to 4 है, 0 to 4, ठीक है। 0 + 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। 0 + 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 0 1 2 18 है, ठीक है। तो मिड क्या हो गया इसका, 2। 0 + 4/2 कितना हो गया, 2। तो मिड क्या हो गया, 2, और 2 पे क्या है, 18। तो वो 18 से कंपेयर करेगा बाइनरी सर्च, सबसे पहला एलिमेंट जो कंपेयर करेगा वो 18 से कंपेयर करेगा, यानी कि मिड जो है कंपेयर होता है। तो जो हमें सर्च भी हमें 18 करना है और मिड भी 18 है, तो मिल गया, हमें मैच कर गया वो, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैच कर गया। तो जो है, तो इसके लिए बाइनरी सर्च बेटर है, ठीक है। पूछा है कौन सा बेटर है, अगर हम 18 सर्च करेंगे तो बाइनरी सर्च बेटर है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में बाइनरी सर्च 18 को सर्च कर देगा, ठीक है। और इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, वो पूछा है लीनियर और बाइनरी में से कौन सा फास्टर है। भाई ये तो आपको पता ही है कि फास्टर तो वो है बाइनरी है, क्योंकि अगर लिस्ट जो है, अगर लिस्ट लेंथी है, मान लिया लिस्ट 10 एलिमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, तब तो डिफिकल्ट है बताना कि कौन सा है। अगर लिस्ट जो है 1 लाख की है, 1 करोड़ की लिस्ट है, उसमें से कोई चीज़ तुम्हें सर्च करनी हो सपोज, ठीक, तो तुम्हें कौन सर्च करके देगा पहले। मान लिया 1 लाख की लिस्ट है, ठीक है, और तुम्हें आइटम जो सर्च करना है वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है, तो लीनियर सर्च तो मैक्सिमम टाइम लेगा उसे सर्च करने में, लीनियर सर्च, क्योंकि वो तो लास्ट में है, और वो स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करता है कि आइटम इक्वल टू फर्स्ट वन, आइटम इक्वल टू सेकंड वन, आइटम इक्वल टू थर्ड वन, ठीक है। तो बहुत टाइम लेगा लीनियर सर्च, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है जो है फास्टर कौन सी है, तो लेकिन बाइनरी सर्च एक ऐसा मेथड है कि जो हमें सर्च करना है ये सर्च की तरफ ही जाता है, ये उसी एलिमेंट को ढूंढता है सिर्फ, बाकी को छोड़ देता है। जो हमको जिस एलिमेंट को सर्च करना है ये उसी को ढूंढता है, बाकी को नहीं ढूंढता वो, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या होता है, वो मिड निकालता है और मिड से कंपेयर करता है, फिर मिड निकालता है, फिर मिड से कंपेयर करता है, फिर मिड निकालता है, मिड से कंपेयर करता है, और अगर वो एलिमेंट वहाँ पे है तो वो मिड ही होता है, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, पहले हाफ करते हैं, फिर लेफ्ट में या राइट में जाते हैं, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में राइट में कब जाएंगे, पहले मिड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। मिड से छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे, मिड से बड़ा है तो राइट में जाएंगे, फिर अगर आप लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में भी ऐसे करते हैं, राइट में भी ऐसे करते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम बार बार मिड निकालते हैं और मिड से कंपेयर करते हैं, इससे ये साबित होता है कि हम जो एलिमेंट लिस्ट में है वो मिड ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट वही जा रहे हैं जो हमें सर्च करना है, तो इसलिए इतने सारे स्टेप छूट जाते हैं। कभी लेफ्ट लिस्ट छूट गई, राइट सीट, कभी लेफ्ट छूटेगी, कभी राइट छूटेगी, कभी लेफ्ट छूटेगी, कभी राइट छूटेगी, जाएगा कहाँ हो, सीधा सर्च आइटम में जाएगा। तो ये फास्ट है, ठीक है। और फास्ट का कब पता चलेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो, ठीक है। अगर 4-5 एलिमेंट्स हैं तब तो चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, 4-5 एलिमेंट को सर्च करना है तो उसका टाइम का क्या पता चलेगा, ठीक है। 7 8 10 भी हैं तो उसको टाइम का पता नहीं चलेगा, टाइम का पता जब चलेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है। तो क्लियर है, तो चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है, एल्गोरिथम एफिशिएंसी, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक्स।